कहानी की शुरुआत में हम एक अमीर मगर शराबी आदमी को देखते हैं जिसका नाम डाइसू है। उसने आज भी बहुत सारी शराब पी ली थी जिस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ डाइसू पुलिस वालों से काफी बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, मगर तभी उसका दोस्त वहाँ आकर पुलिस वालों से माफी मांगता है और डाइसू को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो जब पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो एक पब्लिक टेलीफोन से डाइसू अपने घर कॉल करता है, जहाँ कॉल उसकी बेटी उठाती है। वो अपनी बेटी से कहता है, मेरी प्यारी बेटी, मैं आज घर जल्दी आऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे और खिलौने भी लाऊंगा। अपने पापा का इंतजार करना। इसके बाद उसका दोस्त फोन करने लगता है और डाइसू बाहर आ जाता है। फोन करके जब उसका दोस्त बाहर देखता है और डाइसू को बुलाता है तो वो वहाँ नहीं था। उसका दोस्त उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है मगर वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उसे किसी ने अगवा कर लिया था, जो उसके सामान को देखकर पता चल रहा था, जो सड़क पर गिरा हुआ। अब अगले ही सीन में हम डाइसू को एक जगह पर कैद देखते हैं। वो दरवाजे के छोटे सी रास्ते से अपना सर बाहर निकालता है और वो आदमी जो उसे खाना देने आया था उससे पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तुमने मुझे इस तरह से कैद किया हुआ है। 나 여기서 내 맨날 왜뭐 때문에 들어왔는지 लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और वो छोटा सा रास्ता लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब डाइसू को कोई अंदाजा नहीं था कि वो लोग उसे एक हफ्ता नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 15 सालों तक ऐसे कैद करके रखने वाले थे। मगर इसकी पीछे वजह क्या थी, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब डाइसू अकेला रहकर पागल ना हो जाए, इसीलिए वो लोग उसके कमरे में एक गैस छोड़ देते हैं जिससे उसे नींद आ जाती है। नींद भी ऐसी जैसे वो बेहोश हो। फिर एक दिन उसे गहरी नींद में सुलाकर वो लोग उसके जिस्म से थोड़ा सा खून निकाल लेते हैं और फिर अगले दिन डाइसू को पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी ने कत्ल कर दिया है और पुलिस कत्ल का मुजरिम डाइसू को साबित कर चुकी है, क्योंकि जहाँ कत्ल हुआ वहाँ डाइसू के खून की बूंदें मिली थी। अब इस सब के बारे में डाइसू को पता नहीं, क्योंकि वो तो सोया हुआ था, मगर हम जानते हैं कि वो खून जरूर वही हो सकता है जो वो लोग लेकर गए थे। 고마운 놈들이다. ये जानकर डाइसू काफी टूट जाता है और दुखी भी हो गया था, इसीलिए अपनी बाजू काट कर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन जिन लोगों ने उसे कैद किया हुआ था वो दोबारा से उसका इलाज करके बिल्कुल ठीक कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है, जहाँ वो लोग भी बार बार उसका इलाज करके मरने से उसे बचा लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी वजह से वो ये नहीं चाह रहे कि डाइसू मरे, वो उसे जिंदा रखना चाहते थे। अब डाइसू को एक आइडिया आता है। खाने के लिए उसे जो स्टिक्स मिली थी उनकी मदद से वो दीवार को खोदने लगता है। ऐसा वो अपना वक्त गुजारने के लिए करता है। फिर ऐसे करते करते 15 साल गुजर जाते हैं। वो एक ईंट को हटाने में भी कामयाब हो गया था, जहाँ से वो पूरे शहर को देख पा रहा था। वो इस वजह से भी काफी खुश था कि 15 साल का ये अजाब वक्त भी खत्म हो गया है। उसका अब बस एक ही मकसद था, बाहर जाकर उस इंसान को ढूंढना जिसने उसे यहाँ कैद करके उसके 15 साल जहन्नुम जैसे बना दिए। वो आज रात सो जाता है इस उम्मीद में कि कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मगर सुबह उठकर जब उसकी आँख खुलती है 봅니다. वो फौरन ही बड़े अलग ही अंदाज से एक सूटकेस से बाहर निकलता है। और क्योंकि वो सूरज को 15 सालों के बाद देख रहा था, इसीलिए सूरज की रोशनी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब वो नॉर्मल होता है तो उसी बिल्डिंग पर वो एक और आदमी को देखता है जो छत से कूदकर अपनी जान लेने वाला था। वो उस आदमी के पास जाकर अजीब तरह से उसे देखने और सूंघने लगता है, क्योंकि इतने वक्त के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। डाइसू उसे अपनी सारी कहानी बताता है जो उसके साथ हुआ, ताकि उस आदमी के अंदर थोड़ा हौसला पैदा हो और जीने की चाहत उसके अंदर जग जाए और वो अपनी जान ना ले। जिसके बाद डाइसू वहाँ से चला जाता है, मगर हम देखते हैं कि उसके समझाने के बावजूद भी वो इंसान कूदकर अपनी जान ले ही लेता है। ये सब देख उसे हैरानी नहीं होती, बल्कि वो मुस्कुराने लगता है और मन ही मन में कहता है कि कैसी अजीब बात है ना, जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ हंसती है, मगर जब हम रोते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, हमें अकेला ही रोना पड़ता। यहाँ उसे पता चलता है कि 2003 है और सब कुछ उसके लिए नया है। वो शीशे के बॉक्स के पास बैठकर मछलियों को बड़े गौर से देखने लगता है। इतनी ही देर में एक भिखारी उसके पास आता है, उसे एक मोबाइल, कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये रखो, मगर इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, बस ये तुम तक पहुंचाने का कहा था। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डाइसू एक होटल में बैठा होता है, जहाँ तभी उसी मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। वो जब उस कॉल को उठाता है तो पता चलता है कि कॉल पर वही आदमी है जिसने उसे इतने सालों तक कैद करके रखा हुआ था। वो आदमी से पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है आजाद होकर? मगर डाइसू उसकी बात को नजरअंदाज करके बार बार उससे एक ही बात पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर वो अगवा करने वाला आदमी कहता है, तुम एक बार अपनी जिंदगी में झांको और फिर सोचो कि तुम कौन हो और तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम
काम किए हैं। इतना बोलकर वो कॉल काट देता है। डाइसू काफी थक गया था तो वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक कम उम्र लड़की को पाता है जिसका नाम मीडू है। वो इसी होटल में जॉब करती है। वो डाइसू की लिखी सारी डायरीज पढ़ने लगती है, जो बात डाइसू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो फौरन उससे अपनी सारी डायरीज ले लेता है। फिर अगली सुबह वो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने जाता है। उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी बेटी को गोद ले लिया है और अब वो इस मुल्क में नहीं रहती। यहाँ डाइसू को उसकी वाइफ की याद भी आती है जिसकी कत्ल का इल्जाम उसी के सर पर है। वो फिर ये फैसला करता है कि मैं अपनी वाइफ की कब्र पर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं उसके कातिल को ढूंढ न लूं। फिर अब डाइसू अलग अलग होटल्स में जाता है क्योंकि उसे कहीं का भी जायका पसंद नहीं आता। वो उस होटल जैसा जायका ढूंढ रहा था जिसका खाना उसने तब खाया था जब वो कैद था। वो उसका जायका आज तक नहीं भूल पा रहा था। कई सारे होटल्स का खाना चखने के बाद वो उस होटल में पहुंच ही जाता है जिसका खाना उसने 15 सालों तक खाया था। खाना पहुंचाने वाले का पीछा करते हुए वो वहीं पहुंच जाता है जहां उसे कैद किया हुआ था। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग कमरों में कैद किया हुआ था। ये किस्म की जेल थी। डाइसू जेल के मैनेजर को पकड़ लेता है। वो उसके मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसके पूरे जिस्म पर टेप्स लगाकर बांध लेता है और उससे बस एक ही सवाल वो पूछता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने पैसे दिए थे, जिस पर वो मना कर देता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब डाइसू एक एक करके उसकी 15 दांत तोड़ देता है और बड़ी बेरहमी से उन्हें बाहर भी निकाल लेता है। और तो और वो यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी बहुत मारता है, मगर वो लोग काफी ज्यादा थे तो वो खुद भी काफी जख्मी हो गया था। वो फिर अधमरी हालत में खून में लथपथ बाहर आता है और फौरन गिर जाता है, जहाँ तभी एक आदमी उसकी मदद करता है और फौरन उसे गाड़ी में बिठाता है। हैरत ये थी कि वो डाइसू को उसका नाम लेकर बुला रहा था, जिससे डाइसू को उस पर शक हो जाता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका पीछा करता। डाइसू को जब होश आती है तो वो अपने सामने मीडू को पाता है जिसने उसके सारे जख्मों को सीकर बिल्कुल ठीक कर दिया था। वो अपने साथ कुछ ऑडियो टेप्स भी लाया था जिन्हें एक एक करके वो सुनने लगता है। यहाँ उसे सिर्फ एक ही बात पता चलती है और वो ये कि जिस आदमी ने भी उसे अगवा करके कैद किया था उसे डाइसू से बस एक ही शिकायत थी कि वो बोलता बहुत है और उसकी जुबान बहुत चलती है। इसके बाद वो अपने उसी दोस्त के पास जाता है जिससे 15 साल पहले वो अलग हो गया था, जो उसे पुलिस से आजाद करके लाया था। जैसे वो डाइसू को देखता है उसे गले से लगा लेता है। वो काफी जज्बाती हो गया था इसीलिए रोने लगता है। डाइसू अपने दोस्त के कंप्यूटर में अपनी आईडी लगाता है जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर जो केस चल रहा है अपनी वाइफ के कत्ल का, वो कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब था कि डाइसू अब पूरी तरह से आजाद होने वाला है। उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें अपनों में से ही किसी को या जो तुम्हारे आसपास है उनमें से ही किसी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक है जो तुम्हारे साथ ही सब कर रहा है। ये सुन डाइसू को उसी लड़की मीडू पर शक होता है क्योंकि उसने बगैर किसी वजह से डाइसू की मदद की थी। वो मीडू को पकड़कर उसे बांध देता है और काफी मारकर उसे पूछताछ करने लगता है, मगर तभी उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है जो बताता है कि मैंने उस अगवा करने वाले की आईडी को चेक करके ये पता लगवा लिया है कि वो कहाँ रहता है, मतलब जो उसका ठिकाना है। अब यहाँ हैरत ये थी कि वो पता कहीं और का नहीं बल्कि डाइसू के सामने वाले बिल्डिंग का था। वो फौरन उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ उसे वही आदमी मिलता है जिसने जख्मी हालत में उसकी मदद की थी, जो उसे उसका नाम लेकर बुला रहा था। यहाँ हमें इस आदमी का नाम पता चलता है, इसका नाम वोजिन होता है। वो डाइसू को देखकर मजाकिया उस पर हंसने लगता है, जो देखकर डाइसू को गुस्सा आ गया था और वो फौरन आकर उसे गले से पकड़ लेता है, जिस पर वो डाइसू से कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वो फिर उसे अपना सीना दिखाता है जिस पर टांगों के निशान थे और कहता है कि मेरे अंदर एक चिप डिवाइस है और ये देखो रिमोट भी है, अगर मैं चाहूँ तो रिमोट दबाकर भी खुद को मार सकता हूँ, तो मौत से मरने से तो मुझे डर नहीं लगता। और हाँ, अब तुम जान ही गई हो कि मैंने तुम्हें वहाँ कैद किया था, तो अब ध्यान से मेरी बात सुन लो। तुम्हारे पास मजीद 5 दिन है। अगर तुमने पता लगवा लिया कि मैंने तुम्हें 15 सालों तक कैद क्यों रखा था तो मैं खुद को मार लूंगा, लेकिन अगर तुम पता ना लगवा सके तो मैं मीडू को मार दूंगा। यानी उस लड़की को इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। डाइसू भी अब उसे कुछ नहीं कहता और जाने देता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अब जब डाइसू मीडू के पास आता है तो देखता है कि जेल के मैनेजर और उसके लोगों ने मीडू को पकड़ा हुआ है और उसे बंदी बनाया हुआ है। वो अब डाइसू को भी पकड़ लेता है।
और उसके दांतों को भी बिल्कुल वैसे तोड़ना चाहता था जैसा उसके साथ डाइसू ने किया था। मगर तब इतनी ही देर में दरवाजे पर वो जिनका आदमी आता है, जो मैनेजर को बहुत सारे पैसे देकर डाइसू को छोड़ने का कहता है, जिस पर मैनेजर मान भी जाता है और पैसे लेकर वो डाइसू और मीडू दोनों को ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त डाइसू मैनेजर से कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा जिससे तुमने मीडू को छुआ है। अब मीडू अपनी नौकरी छोड़ देती है और वो दोनों इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो चुकी थी, वो काफी करीब भी आ चुके थे। मगर अगली सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक बॉक्स देखते हैं जिसके अंदर मैनेजर का कटा हुआ हाथ था। ये देख डाइसू समझ जाता है कि ये काम जरूर वोजिन का है। वो सोचता है कि मैनेजर का हाथ तो मैंने काटना था, मगर वो तो वोजिन ने काट दिया। आखिर उसे ये हाथ काटने वाली बात कैसी पता चली। उसे यहाँ पर शक हो जाता है कि जरूर किसी तरह वोजिन ने हम पर नजर रखी हुई है। इसीलिए वो बिजली की एक दुकान पर जाता है और अपने कपड़े, जूते, सारी चीजें चेक करवाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके जूते में एक चिप लगी हुई थी, जिसकी मदद से वोजिन उनकी सारी बातें सुन रहा था और उन पर नजर रखी हुई। फिर डाइसू जब रिसर्च करता है तो उसे एक स्कूल के बारे में पता चलता है। ये वही स्कूल था जिसमें वो पढ़ता था। वो स्कूल में जाकर छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है, मगर उसकी तस्वीरें वहाँ से हटा दी गई थी। तब डाइसू अपने दोस्त को कॉल करके पूछता है, क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते हो? जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी क्लास में तो पढ़ा करती थी, मगर एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान ले ली और ये लड़की पूरे स्कूल में बदनाम थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो अच्छी लड़की नहीं है, उसने गलत ताल्लुक बनाए हुए हैं। अब यहाँ साइड में ही अपने सिस्टम पर वोजिन भी बैठा हुआ था। उस लड़की के बारे में ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो डाइसू के दोस्त के पास जाकर उसे इतना पीटता है कि जान से ही मार डालता है। जिसके बाद वो उसे कहता है, तुमने उसके बारे में बहुत गलत बकवास की है, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, समझ गए ना? जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। डाइसू को जब अपने दोस्त की मौत का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि वो मेरा दोस्त था, इसीलिए उसकी मौत हुई और अब कहीं मीडू की भी ना हो जाए, इसीलिए वो उसे मैनेजर के पास छोड़ देता है, क्योंकि अब उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और सच्चाई का पता लगवाने के लिए अकेला ही वो निकल जाता है। जहाँ अब धीरे धीरे उसे याद आता है कि जब उसने स्कूल छोड़ा था तो वो लड़की जिसने अपनी जान ली और उसका भाई एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, जिन दोनों को डाइसू ने देख लिया था। और अब यहाँ पर ये राज खुलता है कि उस लड़की का भाई और कोई नहीं बल्कि वोजिन था, यानी वही जिसने डाइसू को इतने सालों से कैद रखा। अब डाइसू ने स्कूल तो छोड़ना ही था, इसीलिए वो ये सारी बातें अपने दोस्त को बता देता है, मगर वो उससे ये कहता है कि ये बात राज रहनी चाहिए, किसी को भी मत बताना। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने दोस्त पर भरोसा करके ये बात उसे बता दी, क्योंकि उसने ये बात राज नहीं रखी बल्कि पूरे स्कूल में ही फैला दी, जिससे उस लड़की ने अपनी जान ले ली और इसी चीज का बदला वोजिन डाइसू से ले रहा था। अब आखिरकार डाइसू को पता चल ही गया था कि क्यों आखिर इतने सालों से वोजिन ने उसे कैद करके रखा था। और आज 5 दिन भी पूरे हो गए थे जो वोजिन ने उसे दिए थे जब उसे सच्चाई का पता लगवाना था। वो वोजिन के पास जाता है, कहता है, मैंने सच्चाई का पता लगवा लिया है और अब तुम्हें अपने वादे के मुताबिक, अपनी कही बात के मुताबिक मरना होगा। और तुम कितने बुरे और घटिया इंसान हो, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। इससे भी बढ़कर ये कि तुमने खुद ही उसकी जान ले ली ताकि किसी को भी तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात का पता न चले, और इसे नाम दे दिया खुदकुशी का। उसकी ये सारी बातें सुनकर वोजिन हंसने लगता है, कहता है, हाँ, मैं ये चाहता तो था कि ये बात किसी को पता ना चले, मगर जहाँ तुम जैसे पागल इंसान होते हैं वहाँ ऐसा कहाँ होता है। राज नहीं रहते, सिर्फ तुम्हारे मुंह खोलने की वजह से ये बात सबको पता चल गई। मेरी बहन ने सबके दबाव में आकर अपनी जान ले ली। और हाँ, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मैंने तुम्हें और मीडू को हिप्नोटाइज किया था, मतलब कि तुम्हारे दिमागों को कुछ वक्त के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसीलिए जागने के बाद तुम सब कुछ बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसे तुम्हें करने को कहा गया था। मतलब कि तुम और मीडू जो एक दूसरे के करीब आए वक्त गुजारा, वो बस कुछ देर का था जो हमने करवाया। अब हिप्नोटाइज के असर से बाहर आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होगा, मगर मैं तुम्हें ये बात भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद तुम मरना पसंद करोगे। ये कहने के बाद वो जामुनी रंग के एक बॉक्स की तरफ इशारा करके डाइसू को उसे खोलने का कहता है। जैसे डाइसू उसे खोलता है तो उसमें एक एल्बम था जिसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीरें थी, जिन सब में डाइसू भी उसके साथ था। वो जैसे जैसे पन्नों को पलटता है तो बच्ची की उम्र बढ़ने के साथ साथ की सारी तस्वीरें थी।
और सबसे आखिरी तस्वीर थी मीडू की। जी हाँ, बिल्कुल मीडू की। इसका मतलब ये था कि मीडू और कोई नहीं बल्कि डाइसू का अपना ही खून है। वो उसकी बेटी ही है जिसे अब वो प्यार करता है और उसके करीब भी आ चुका है। ये जानकर उसे पहले तो धक्का लगता है, मगर फिर एकदम वो आग बगोला हो जाता है। गुस्से में आकर वो जिन पर हमला कर देता है, मगर वो जिन का गार्ड उसे पकड़ लेता है और काफी बुरी तरह उठा कर वो उसे मारता है। वो उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है, मगर इससे पहले वो उसे जान से मारता वो जिन अपने ही गार्ड को गोली से उड़ा देता है। अब वो जिन मैनेजर के पास कॉल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैनेजर भी उसके साथ मिला हुआ है। उसके सामने मीडू थी, जिसके सामने भी बिल्कुल वैसा ही जामुनी रंग का बॉक्स था, जिसे अब कुछ ही देर में खोलकर ये सारी सच्चाई मीडू को भी बतानी थी। डाइसू उससे बात करता है, कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम प्लीज उस बॉक्स को मत खोलना। इसके बाद डाइसू गुस्से में वो जिन से कहता है कि अगर मीडू को इस बारे में पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर अगले ही पल वो पूरी तरह से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और वो जिनके आगे गिड़गिड़ाने लगता है, झुक जाता है उसके आगे, कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, लेकिन प्लीज मीडू को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब उसकी ऐसी हालत देखकर वो जिनको उस पर तरस नहीं आता बल्कि वो उस पर हंसने लगता है। डाइसू यहाँ पर समझ जाता है कि मुझे क्या करना है जिससे वो ये राज छुपा लेगा। वो कैंची लेकर अपने ही हाथों से अपनी जुबान काट लेता है, जो बहुत ही दर्दनाक सीन होता है। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसकी जुबान ही थी जो वो जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि सच में वो उसके कंट्रोल में भी नहीं थी। जिसके फौरन बाद वो जिन मैनेजर के पास कॉल करके उस बॉक्स को खोलने से मना कर देता है। वो उसे ऐसे छोड़ के जाने वाला था, मगर जाते जाते वो कहता है ओहो हो, सब तुम्हारे सामने आ गया है, अब तुम ही शर्मिंदगी में कैसे जियोगे, तुम्हें अब मर जाना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, मगर तभी उसकी चिप डिवाइस का रिमोट नीचे गिर जाता है, जो देख डाइसू फौरन उसे उठाकर उसका बटन दबा देता है ताकि वो जिन मर जाए। लेकिन वो जिन को इससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो बस स्पीकर का एक रिमोट था और अब तक वो डाइसू को पागल बनाता आ रहा था। अब आज यहाँ वो जिन का बदला पूरा हो गया था। वो उस दिन को याद करता है जब उसकी बहन ने अपनी जान ली थी नदी में कूदकर। वो काफी दुखी होकर रोने लगता है और क्योंकि उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं था, इसीलिए खुद को गोली मारकर वो अपनी जान ले लेता है। कुछ वक्त के बाद हम डाइसू को देखते हैं जो इसी शर्मिंदगी के साथ जी रहा है और फिर तंग आकर एक दिन वो एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे दिमाग से उन सब यादों को मिटा दो जिनमें मेरी बेटी का जिक्र है। जिस पर वो डॉक्टर कहती है मैं ऐसा कर तो दूं, मगर जो एक्सपेरिमेंट करके मैं तुम्हारी यादें मिटाऊंगी वो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है। मगर डाइसू फिर भी ये एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता है क्योंकि वो इन बुरी यादों से जान छुड़वाना चाहता है। जिसके बाद डॉक्टर उसकी वो यादें मिटा देती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बिल्कुल अकेला था। मीडू उसकी तलाश करते करते वहाँ आ जाती है और फौरन उसके गले से लग जाती है। डाइसू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, मगर तभी धीरे धीरे वो रोने लगता है, जिसका मतलब साफ था कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और डाइसू को अभी भी सब कुछ याद है और हमेशा याद रहेगा, जो उसे तकलीफ देता रहेगा। अब कहानी हमें ये सबक दे रही है कि जितना हो सके उतना ही हमें गलतियों से बचना चाहिए, मगर अगर कोई दूसरा इंसान गलती कर दे तो हमें उसका राज रखना चाहिए, उसकी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, हमेशा अपने दिल में दफन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जाने जाने में हमने उसकी बात किसी को बता दी तो हो सकता है कि उसकी हमें सजा भुगतनी पड़े। जैसा हमने दूसरों के साथ किया हो वैसा हमारे साथ ना हो जाए, जैसा कि डाइसू के साथ हुआ। इसीलिए हमेशा दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना सीखें और अपनी जुबान पर जितना हो सके काबू रखें। और इसी मैसेज के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।